नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके बीच। तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें अब आ रही हैं आपके स्क्रीन पर, जिसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने मंत्रिमंडल विधायकों मंत्रियों के साथ छावा मूवी देखेंगे। इस मूवी ने खासी चर्चा बटोरी है, सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इस फिल्म के बहाने कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर भी जारी है। और आपको ये भी बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर आप छावा मूवी देख रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री मूवी है, यानी कि इस पर किसी प्रकार से सरकार की ओर से जो मनोरंजन कर लगाया जाता है, जो शुल्क लगाया जाता है, वो पूरी तरह से फ्री है। और आज छावा मूवी देखने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सियासत में बड़े नेताओं में शुमार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की डिनर पॉलिटिक्स सामने आई। और ये कमलनाथ के कार्य करने का एक तरीका है, क्योंकि पहले भी कमलनाथ ने अपने निवास पर विधायकों को डिनर के लिए बुलाया था। आपको बता दें, कई विधायक कांग्रेस के न केवल यहां पर जुटेंगे, हालांकि अब अगर हम बजट सत्र की बात करते हैं तो उसमें महज अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है, 20 मार्च तक ये बजट सत्र चलना है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, मोहन सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द तकरीबन 7,000 पदों के लिए आरक्षक की नियुक्ति हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि लंबे समय से डिमांड भी आ रही थी और इसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि कई जगह से डिमांड सामने आई थी। अब आपको लिए चलते बड़ी खबर के लिए छत्तीसगढ़, जहां पर धर्मांतरण पर सियासी रण एक बार फिर से देखने को मिला है। पहले याद कीजिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वो बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि विदेशी संस्थाओं से फंडिंग पाने वाले जो NGO हैं वो धर्मांतरण में अपना पैसा लगा रहे हैं, ऐसी संस्थाओं पर हम करेंगे कार्रवाई। और अब इसे लेकर बाकायदा बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सदन में मुद्दा उठा दिया, जिसका जवाब दिया है गृह मंत्री विजय शर्मा ने। और साफ तौर पर यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कानून बनेगा जो देश में सबसे मजबूत होगा, देश में एक नजीर साबित करके दिखाएगा छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण कानून। DMF घोटाला मामला, जी हां, पूर्व सरकार से जुड़ा ये मामला और साफ तौर पर इस मामले की जांच जारी है। और आपको ये भी बता दें, इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ गया है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया, जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। तो यह है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज छावा मूवी देखने जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। और आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी विधायकों को भी छावा मूवी देखने के लिए आमंत्रित किया है। आपको ये भी बता दें कि इस मूवी पर सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां एक और से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही राज्यों में मनोरंजन कर मुक्त इस मूवी को कर दिया गया है। ओपन थिएटर में फिल्म देखने के बाद एक यहाँ पर डिनर भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें, संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित ये छावा मूवी, जो कि दर्शकों को भी खूब पसंद आ रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में इस मूवी को टैक्स फ्री करने का ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था, जिसका मूवी के कलाकारों ने भी खासा समर्थन किया था और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ भी की थी। मोबाइल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, पहले तो मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया गया था मूवी को, और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तय नियोजित कार्यक्रम के तहत ये मूवी भी देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि विवेक, इसे पहले ही मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है ऐलान कर चुके थे कि जो छावा मूवी है इसे टैक्स फ्री किया जाए। और उसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट के तमाम साथियों के साथ भोपाल के अशोका लेक व्यू में जो ओपन थिएटर है वहां पर इस फिल्म को देखेंगे। मंत्रियों के साथ फिल्म देखने के बाद डिनर का भी कार्यक्रम है, क्योंकि आज सदन के अंदर बजट सत्र चल रहा है, 5वां दिन है। ऐसे में आसंदी से यानी विधानसभा अध्यक्ष ने भी छावा फिल्म का जिक्र किया और उन्होंने
इस फिल्म को देखने के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, उनको निमंत्रण दिया है कि वो भी इस फिल्म को देखने जरूर जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ इस फिल्म को 7 बजे देखेंगे और उसके बाद इस फिल्म के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट के साथियों के साथ डिनर भी करेंगे। चलिए मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और चलिए सियासी गलियारे से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ ने डिनर पॉलिटिक्स के तहत अपने बंगले पर तमाम कांग्रेसी विधायकों को आमंत्रित किया। इससे पहले भी कमलनाथ अपने बंगले पर इस तरह के डिनर आयोजित करा चुके हैं और ये प्रमुख वजह भी है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो जाहिर सी बात है एक अच्छी खासी जुगलबंदी तमाम विधायकों के साथ कमलनाथ की जग जाहिर है। और यही वजह है कि कमलनाथ इस तरह के आयोजन करते हैं। पहले भी वो विधायकों को डिनर पर बुलवा चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर एक बार फिर से जमावड़ा लगेगा तमाम कांग्रेसी विधायकों का। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौड़ लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आप एक तौर तरीका, रवायत हम कह सकते हैं सियासत की, कुछ अलग है। भले वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उस रवायत को उन्होंने बरकरार रखा है जो चली आ रही है। तमाम कांग्रेसी विधायकों का जमावड़ा लगता है उनके यहाँ पर। विवेक, बिल्कुल एक तरफ मोहन सरकार के सभी मंत्री, विधायक, पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ छावा फिल्म देखेगी, वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, विधायक के सदस्य हैं, वो और संगठन के पदाधिकारी, वो तमाम नेता जो हैं कमलनाथ के श्यामला हिल्स के बंगले पर इकट्ठे होंगे और वो कमलनाथ के डिनर के बुलावे पर वहाँ पर पहुंचेंगे और शाम को 7 बजे के लगभग ये समय तय किया गया। यानी विधानसभा के खत्म होने के बाद जो है कार्रवाई आज की समाप्त होने के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के सदस्यों के साथ छावा मूवी देखेंगे, तो दूसरी तरफ डिनर पॉलिटिक्स भी जो है कांग्रेस के अंदर देखी जाएगी। कमलनाथ ने सभी बंगले पर जो है डिनर के लिए बुलाया है, क्योंकि ये इसलिए भी इस पर सियासी चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि जब बजट सत्र शुरू हुआ था उससे एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सभी विधायकों को विधायक दल की बैठक में बुलाया था, रणनीति तैयार की गई थी और अब उसके बाद सदन चलने के दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी विधायकों को अपने बंगले पर डिनर के लिए बुलाया। हालांकि इस डिनर के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष के साथ उप नेता प्रतिपक्ष, संगठन कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहने वाले। सियासी गलियारों में चर्चा कई मायनों में निकाली जाने लगी है। कोई इसे शक्ति प्रदर्शन की नज़र से देख रहा है, कोई इसे जो है बता रहा है कि जो कांग्रेस के अंदर जो बड़े खेमे हैं आपस में, जो कि जिनकी अक्सर तीखी नोक झोंक भले ही सामने ना आती हो, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन करके उनकी मौजूदगी दर्ज कराने की जो प्रथा है वो कांग्रेस में इसी तरीके से नज़र आती है। इस तरीके की सियासी गलियारों में कई तरीके के मायनों की भी अब चर्चा जो है शुरू हो गई है। शाम को जब डिनर पॉलिटिक्स होगी, यानी डिनर होगा, तो ज़रूर उस पर सियासी चर्चा भी होगी। यही कारण है कि इस डिनर को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि उनके तमाम बड़े नेताओं के बीच में अभी भी गुटबाजी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा आम बात है, क्योंकि कई तरह की मीटिंग्स में चाहे कमलनाथ हो या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, वो थोड़ी बहुत तल्खी भरे अंदाज में कुछ बातें कह चुके हैं। यही वजह है कि इस तरह की चर्चाएं चल रही है। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी खबर आपको बता देते हैं। अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में तकरीबन 7,000 पदों पर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती सेवा परीक्षा के लिए बाकायदा विज्ञापन जारी हो सकता है और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं। तो आपको ये भी बता दें कि मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला है और इसके लिए तमाम तैयारियां अभी से शुरू कर ली गई हैं। अप्रैल में ही ये भर्ती प्रक्रिया सामने आ सकती है
और अगर हम संख्या की बात करें तो तकरीबन 7,000 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये मोहन सरकार का एक वादा भी है जो कि किया गया था और उस वादे को कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें, कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने बाकायदा इसकी रूपरेखा बनाना भी शुरू कर दी है। तो भर्ती से जो थाने हैं, जो अतिरिक्त नए थाने खोलने में, उसके लिए भी बाकायदा सपोर्टिंग स्टाफ भी मिल सकेगा। यही वजह है कि इस प्रक्रिया को सरकार अगले महीने से इसकी शुरुआत करवा सकती है। और भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, ये एक अच्छे संकेत हैं और हमने ये भी देखा था जिस प्रकार से मोहन सरकार ने पीएससी के 2 रिजल्ट बैक टू बैक 2 साल में जारी किए, तो मंशा साफ नजर आ रही थी कि ये सरकार अब युवाओं के लिए जो एक हमेशा से बात रहती थी कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाइए, तो उस दिशा में कहीं ना कहीं कार्य कर रही है मोहन सरकार। जी बिल्कुल, इस भर्ती से पुलिस विभाग को राहत जरूर मिलेगी क्योंकि अधिकारियों की जो है इस समय भरमार है। लेकिन मैदानी पुलिस की और फोर्स की बात करें तो मैदानी पुलिस फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में जो दिक्कतों का सामना है वो पुलिस को करना पड़ता है। लेकिन साथ पुलिस जाएगी तो उससे जरूर थानों ही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर में भी और सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मदद जो है वो पुलिस को और पुलिस विभाग को मिलने वाली। लेकिन ये भर्ती भी कहीं ना कहीं विभाग के हिसाब से कम है क्योंकि जिस तुलना में जनसंख्या के हिसाब से जो पुलिस फोर्स अभी मौजूदा स्थिति में चाहिए है, उससे ये काफ़ी कम जो है वो भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि फिर भी एक राहत भरी और एक बल में पूर्ति को लेके हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है पुलिस विभाग के लिए, क्योंकि लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी लेकिन पुलिस भर्ती के जो भर्तियां थी वो नहीं निकाली जा रही थी। लेकिन अब जो है अगले महीने से 7,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती निकाली जाएगी और उसके बाद इसे तेजी से इसको प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और जो 7,000 पुलिसकर्मी हैं उनको पुलिस बेड़े में शामिल किया जाएगा, क्योंकि पुलिस को अभी मैदानी पुलिस फोर्स की काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो थाने हैं वहाँ पर उस थाना यानी उस स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से उस थाने में पुलिस फोर्स अभी भी कम है। मैदानी स्तर पे जो पुलिस फोर्स काम करता है उसकी कमी अभी भी बरकरार है। लेकिन 7,000 पुलिस फोर्स से ज़रूर थोड़ी राहत पुलिस विभाग को मिलेगी। सही कहा, क्योंकि मनोज जी नए जिले भी बने और अपेक्षाकृत उस तरह से पुलिस आरक्षकों की भर्तियां नहीं हो पाई थी। एसआई भर्ती की भी अगर हम बात करें तो लंबे समय से वो भी कहीं ना कहीं सरकार के पाइपलाइन में होगा। तो ये एक अच्छी संकेत भी है, युवाओं के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से प्रदेश के युवाओं के लिए कि भर्ती प्रक्रिया में से उनको भी कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिलेगा जो भर्ती की तैयारी करते हैं युवा। विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हर युवा को ये इंतजार रहता है कि सरकारी नौकरी उसे मिल सके। यही कारण है कि जब इस तरीके की भर्ती निकलती है तो सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है इस भर्ती के लिए काफ़ी कम रहती है, लेकिन इससे भी हाई क्वालिफाई जो स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का उन्हें सामना करना पड़ता है, तो अक्सर ये देखा जाता है जब रिजल्ट जारी होता है तो पता चलता है कि जो एमबीए करा हुआ जो स्टूडेंट है या फिर मेडिकल फील्ड का या इंजीनियर फील्ड का जो स्टूडेंट है वो अक्सर जो है इन भर्तियों में आपको नज़र आते हैं। क्योंकि रोजगार के दृष्टिकोण से जो प्राथमिकता रहती है वो सबसे ज़्यादा लोगों की सरकारी नौकरी की रहती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। लेकिन मोहन सरकार इस सेक्टर में तो 1 लाख जो है सरकारी नौकरी इस वित्तीय वर्ष में देने का उसने बजट में प्रावधान और वादा भी किया है। लेकिन इसके अलावा भी रोजगार को कोर्सों जोड़कर जो है अलग अलग सेक्टर में रोजगार देने का काम भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उद्योगों को लगाने के साथ उन उद्योगों में रोजगार सृजन होगा। जिस तरीके से जीआईएस हुई है उसके बाद निवेश आना शुरू हो गया, तो सरकार का यही टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में जो भी सरकार की उद्योग की दृष्टिकोण से नीतियां हैं, चाहे वो बड़े उद्योग लगें या छोटे उद्योग लगें या कुटीर
युवा जब उद्यमी बनेगा तो उसके साथ जो है वो तो नौकरी, लेकिन उसके साथ भी जो बाकी के लोग हैं उनको भी रोजगार देने वाला वो युवा बनेगा। तो इस दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, शुक्रिया आपका। और चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उठा धर्मांतरण का मुद्दा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किया, जिसमें आरोप ये लगाए गए हैं कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो एनजीओ के नाम पर बाकायदा इन्हें शिक्षण संस्थाएं जिन्हें एनजीओ के नाम पर पैसा मिलता है, लेकिन वे उस फंड का जो उपयोग ना कह के अगर इसे दुरुपयोग कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही बात सदन में आज अजय चंद्राकर उठा रहे थे। इस पर सरकार की ओर से सरकार के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो पूरा मामला है इसकी अगर कोई निगरानी करता है तो वो केंद्र सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार इसकी निगरानी करती है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में हम ऐसा कानून बनाएंगे, इतना कड़ा कानून बनाएंगे जो देश के सामने एक नजीर पेश करेगा। क्या कुछ आज हुआ और किस तरह के बयान सामने आए, पहले तो आप वो सिलसिलेवार सुन लीजिए। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से, जसपुर से ज्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए। तो अब माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 153 संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है माननीय मंत्री जी के कथन के बाद। विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। और रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है। करिश्मा, ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, इस पर पहले प्रदेश के मुखिया भी काफी सधे अंदाज में कह चुके हैं और अब आज अजय चंद्राकर के सवाल पर डिप्टी सीएम ने भी तेवर स्पष्ट कर दिए कि बिल्कुल भी इस तरह के कृत्य बर्दाश्त नहीं होंगे। बिल्कुल विवेक, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो धर्मांतरण को लेकर लगातार सियासत हमने देखी और जिस तरीके से अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद कहा कि अवैध धर्मांतरण को लेकर और अवैध धर्मांतरण कराने वालों को भी जो है सरकार बख्शा नहीं जाएगा सरकार द्वारा। और आज भी अगर देखा जाए तो विधानसभा बजट के दिन जो है भाजपा के जो विधायक अजय चंद्राकर है उन्होंने धर्मांतरण को लेकर के मुद्दा उठाया और जिस तरीके से अगर गौर से देखा जाए तो जो एनजीओज हैं उन पर निशाना साधते हुए अजय चंद्राकर ने ये भी कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर विभिन्न एनजीओ को मिलती है उस पूरे पैसे का इस्तेमाल जो है बड़ी जांच भी होनी चाहिए और साथ ही में कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसे लेकर के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूरा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि 300 में चल रहे चलिए, शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए अब आपको डीएमएफ घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में सौम्या चौरसिया
कि जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। डीएमएफ घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया के साथ ही अन्य लोगों ने भी जमानत याचिका साफ तौर पर लगाई थी। ये बड़ा अपडेट सामने आया है रायपुर से। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जमानत याचिका पर कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए इस फैसले को सुरक्षित रखा है। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है इस फैसले को। सौम्या चौरसिया ने जमानत याचिका लगाई थी, सूर्यकांत तिवारी ने भी जमानत याचिका लगाई थी। तो एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इसे लेकर बाकायदा बहस हुई और कोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि ये पूर्व सरकार से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। भूपेश बघेल सरकार से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और सीधे रायपुर का रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अविनाश, पूर्ववर्ती सरकार अगर कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती तो ये खबर सामने नहीं आती, लेकिन आप बहुत बेहतर जानते हैं कि सौम्या चौरसिया का क्या दबदबा हुआ करता था पूर्ववर्ती सरकार में, और वो जो गिने चुने नाम है जो गिरफ्तार हुए उनका भी क्या दबदबा था। पर समय बदल चुका है, बीजेपी सरकार आई और मामले की जांच शुरू हो गई और अब सौम्या चौरसिया पर जिस तरह से पहले ईडी की गाज गिरी, अब ईओडब्ल्यू, एसीबी, सब जगह ये पूरा मामला चल रहा है। आज की एक ताजा झलकियां भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, डीएमएफ घोटाला जो है वो छत्तीसगढ़ का एक बड़ा घोटाला है, जिसमें कई अधिकारियों के ऊपर जो है एक बड़े आरोप लगे हुए हैं। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो 5 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया था एसीबी ईओडब्ल्यू में, जिसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, माया वारियर, मनोज द्विवेदी सहित ऐसे जो आरोपी हैं, और सूर्यकांत तिवारी जो कि बड़े कारोबारी हैं, इन 5 के खिलाफ मामला जो है दर्ज हुआ था। और उसके बाद लगातार इन्हें पूछताछ के लिए एसीबी ईओडब्ल्यू जो है वो पूछताछ कर रही थी और रिमांड पर लेते हुए आई। लेकिन अब इसी मामले पर जो है सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी जो कि कारोबारी हैं, उन दोनों के द्वारा जो है एसीबी ईओडब्ल्यू विशेष कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। जब 15 तारीख को जब पहले इन्हें पेश किया गया था और उसके बाद आज 17 मार्च को इन जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिस पर बहस भी हुआ। और बहस होने के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट ने इस पूरे जमानत याचिका के फैसले को सुरक्षित रखा है और कल इसकी जो है सुनवाई हो, इस पर जो फैसला है वो कोर्ट जो है सामने ला सकती है। इस पर जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो डीएमएफ घोटाले का जो मामला है एक बड़ा मामला है। सबसे पहले ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जिसमें करीब 90 करोड़ की बात जो है वो सामने आई थी। 90 करोड़ रुपए के जो घोटाले हुए हैं इसमें। इसके पहले पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने इस पूरे मामले को उठाया था और उसके बाद उन्होंने आरोप भी लगाया था कि प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ के घोटाले इस पूरे डीएमएफ मामले में हुए हैं। लेकिन उसके बाद जांच बढ़ती गई और जांच का दायरा जब बढ़ा तो अब इस पूरे मामले की जांच एसीबी ईओडब्ल्यू कर रही है और एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा लगातार जो है रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। 5 आरोपियों से पूछताछ हुई, लेकिन अभी सभी जो है जेल रिमांड पर है, न्यायिक रिमांड पर है। 19 मार्च को फिर से 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और बचाव पक्ष और जो एसीबी के जो वकील हैं इनके बीच जो है बहस होगी और उस 19 तारीख के बाद पता चलेगा कि आगे क्या और भी एसीबी ईओडब्ल्यू रिमांड पर ले सकती है। और जो जांच में जो तथ्य मिले हैं, जो पूछताछ में अब तक के जो तथ्य मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, इनमें क्या कुछ जानकारी एसीबी ईओडब्ल्यू के हाथ लगी है और कितना वो जो जानकारी है, जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जो तथ्य इकट्ठा किए गए हैं, क्या वो आरोपियों को सजा दिलाने के लायक हैं या फिर उन तथ्यों में कितनी सत्यता है, इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद कोर्ट जो है इस पर फैसला सुनाएगी। लेकिन फिलहाल ये मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है। इस पूरे मामले पर पूरे प्रदेश स्तर पर जांच होना बाकी है। पूरे प्रदेश स्तर पर डीएमएफ के फंड कहां पर उपयोग किए गए, कहां पर कौन अधिकारी उनकी किनकी संलिप्तता थी, क्या सरकार की क्या भूमिका थी उसमें, इन तमाम सही कहा आपने कि अब इसमें सारी चीजों की शिनाख्त बिल्कुल हो जाएगी। एक एक परत दर परत जितनी बातें हैं सब सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, शुक्रिया आपका। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।